हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रिंकू स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू AGR एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की जो रसायन विज्ञान का अध्याय फर्स्ट है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नाम से जानते हैं। इस अध्याय को प्यारे बच्चों पढ़ने से पहले आपको बेसिक रसायन विज्ञान पढ़नी होगी, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी होगी। और बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाएगा कौन आपको, तो हम पढ़ाएंगे। बेसिक में ज़्यादा नहीं, तत्वों को जानना होगा, तत्वों के परमाणु क्रमांकों को जानना होगा, ठीक है। और तत्व कितने हैं, धातु में कितनी है, धातु में कितनी है, बस थोड़ा सा जानना होगा। और बाकी एक कक्षा 10वीं में चैप्टर नंबर 3 धातु, उसमें तो हम लोग अच्छे से जान ही लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो चलो वीडियो को देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा हो, कुछ तत्वों के संकेत एवं परमाणु संख्या। यहाँ पर मैंने तत्व लिख रखे हैं, तत्व, ठीक है। और यहाँ पर मैंने संकेत लिख रखे हैं और यहाँ पर मैंने परमाणु क्रमांक लिख रखे हैं। ये केमिस्ट्री का बेसिक है। तो जैसे हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H लिखते हैं हाइड्रोजन को, और परमाणु क्रमांक 1 है। इनको याद कैसे रखेंगे, तो आपको मैं याद करने की थोड़ी सी ट्रिक भी बता दूँ। अगर आप याद करना चाहो, वैसे तो आपको याद नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप ट्रिक की सहायता से याद करोगे, कैसे भी याद करो। जैसे हाई मतलब, इसको हाई मतलब ऊंचा, ठीक है। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा। जन मतलब लोग, ऊंचे लोग कितने नंबर पर होते हैं, 1 नंबर पर। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। और संकेत आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन का H से हा होता है वही चीज़, ठीक है। और देखो दूसरा हीलियम है। हीलियम क्या होता है, He2, ठीक है। हीलियम, आदमी हिलता कब है, जब 2 क्वार्टर या दारू पी लेता है, ठीक है। देसी भाषा में क्वार्टर बोलते हैं दारू को, ठीक है। जब आदमी 2 पैग मार लेता है, यानी कि 2। हीलियम का कितना है परमाणु क्रमांक, 2 प्यारे बच्चों, कितना है, 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा लिथियम Li3 निकल रहा है, लिथियम क्या लिखा है, लिथियम लिखा है, 3 निकालो अपनी जवान से तो निकल आएगा 3। तो लिथियम Li इसका संकेत होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। इसी प्रकार बेरेलियम, देखो बेरेलियम का होता है संकेत Be और इसका परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों 4, ठीक है। बोरान B, यानी कहते हैं ना बोर हो गए यार, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, चलो 5 मिनट क्या कर लेते हैं, 5 मिनट क्या कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। यानी कि बोरान का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, B है प्यारे बच्चों, क्या है, B है प्यारे बच्चों। चलो तो और देखते हैं, अब देखते हैं कार्बन। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन क्या है, कार्बन का प्रतीक चिन्ह है, या प्रतीक चिन्ह बोले संकेत, कार्बन का संकेत क्या है, C, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है प्यारे बच्चों, 6। कार्बन वो एक ट्रिक है क्या, कि हम अपनी एक बार ससुराली जा रहे तो हमारे रास्ते में हो गई गाड़ी ख़राब। क्या हो गई, गाड़ी ख़राब हुई तो हम ले गए अपने गैराज में। गैराज वाले के हाथ वैसे भी गंदे होते हैं, उसने बना के दिया और वो हमको चाबी दे रहा था। तो हम कपड़े पहने थे वाइट, ठीक है। तो हमारे उसमें लग गया क्या, काला सा धब्बा लग गया। जब काला सा धब्बा लग गया तो हमने कहा HC मतलब 6, छी का मतलब 6, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, 6 का मतलब, छी का मतलब 6। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है, या संकेत क्या है, C, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोजन का 7 है प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, प्रतीक चिन्ह N आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु क्रमांक 8 है प्यारे बच्चों। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और प्रतीक चिन्ह O। याद रखना ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और प्रतीक चिन्ह O, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, F होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है प्यारे बच्चों। नियान कितना होता है, Ne होता है प्यारे बच्चों। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। सोडियम कितनी वजह से होता है, 11 वजह, तो ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक तो हमको पता चलेगा 11 है, लेकिन इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Na होगा, ठीक है। मैग्नीशियम Mg12, ठीक है। M से मैगी, ठीक है। मैगी खाने का बार बार मन चलता है, तो मैग्नीशियम का कितना हो गया, 12। इस तरह से याद भी रख सकते हैं या वैसे भी याद रख सकते हैं, आपको जैसा मन हो, ठीक है। मैग्नीशियम Mg12, क्लियर है। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह होता है संकेत Al, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। सिलिकॉन Si, ठीक है। सिलिकॉन कान 14, मतलब कान में नंबर 14। सिलिकॉन का मतलब क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह Si हो जाएगा। फास्फोरस प्यारे बच्चों, फास्फोरस का क्या हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह P हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने सब देख लिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्यारे बच्चों, अब दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया था। देखो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg12, एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al13, ठीक है। और सिलिकॉन का क्या होता है, Si, और इसका परमाणु क्रमांक 14, ठीक है। फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह या संकेत क्या होता है, P, और इसका परमाणु क्रमांक 15, ठीक है। सल्फर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, S, ठीक है। और
इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। लफर लफर कितनी साल की उम्र में करते हैं लड़के 16 साल की उम्र। ये गाना चलता था जब 16 साल का था खलनायक वाला, तो ये 16 हो जाएगा इस तरह से। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन Cl, प्रतीक चिन्ह इसका क्या है Cl, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17 प्यारा बच्चों, ठीक है। आर्गन, गन Ar 18, गन का लाइसेंस कब बनता है जब 18 साल की उम्र हो जाती है, यानी कि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना 18, प्रतीक चिन्ह Ar, ठीक है प्यारा बच्चों। पोटेशियम के का कितना है 19, के का है 19, ठीक है। पोटेशियम कितना है प्यारे बच्चों 19 है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। पोटेशियम कितना है प्यारे बच्चों 19 है। और उसके बाद कैल्शियम Ca कितना है 20 है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 20 तक आपको याद होना चाहिए, और मैं 30 तक लिख के लाया हूँ, लेकिन आपको जितने में तक तो देख रहा हूँ याद करने के लिए, अगले लेक्चर में हर हाल में, अगले लेक्चर में आपको हर हाल में याद करके आना है। ये आपके लिए टास्क प्यारे बच्चों, टास्क है, ठीक है। तो आपको ये याद करके लाना है। तो हम लोगों ने 20 तक देख लिया, अब देखते हैं 21वां कौन सा है प्यारे बच्चों। तो 21वां देखते हैं प्यारे बच्चों। 21वां कौन सा हो जाएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या है Sc21, ठीक है। उसके बाद 22वां क्या है टाइटेनियम Ti 22 परमाणु क्रमांक। वानेडियम, ठीक है, वानेडियम का V और परमाणु क्रमांक 23, ठीक है। क्रोमियम Cr और परमाणु क्रमांक 24, ठीक है। मैग्नीज Mn 25 प्यारे बच्चों, ठीक है। आयरन यानी कि लोहा Fe 26, ठीक है प्यारे बच्चों। कोबाल्ट Co 27 प्यारे बच्चों। निकेल Ni 28 प्यारे बच्चों, ठीक है। कापर यानी कि तांबा जिसे बोलते हैं Cu, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 29 है। जिंक यानी कि Zn, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 30, जस्ता, ठीक है। Zn यानी कि जिंक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 30, ये देख सकते हैं। कापर Cu, इसका परमाणु क्रमांक 29, और जिंक यानी कि जस्ता, इसका परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक कितना है 30 है। और जो प्रतीक चिन्ह बोलते हैं या संकेत इस Zn है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो अभी तक जितने सारे तत्व खोजे गए, कितने सारे तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, प्रकृति में कितने सारे तत्व हैं, तो पूरे अभी तक कुल तत्व कितने खोजे जा चुके हैं, तो कुल तत्व जो खोजे जा चुके हैं प्यारे बच्चों वो 118 तत्व। कितने 118 तत्व, जिनमें से कितने 92 धातुएं हैं, कितनी 92 धातुएं और 22 अधातुएं। कितनी अधातुएं 22 अधातुएं, ठीक है। मैं आपके लिए ये लिख कर के भी लाया हूँ, ये देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहले बना करके लाया कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं हमको। ज्ञात का मतलब क्या, अभी तक कितने तत्व हम पता कर चुके हैं, कितने तत्व हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रकृति में पूरे कितने 118 तत्व हैं। 118 तत्व में जो 92 तत्व हैं, ठीक है, वो धातुएं। धातु क्या होती हैं ये आपको एक तीसरा चैप्टर है आपके रसायन विज्ञान में, उसमें अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा का अधातुओं की संख्या कितनी है, तो अधातुओं की संख्या 22 है प्यारे बच्चों। और जो बचे वो अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें देखो, अक्रिय गैसों को निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, ठीक है। निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। और इसको एक गैस और बोलते हैं, उन गैस को नाम देखो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको मैं लिख के बता दूं, नोबेल, ठीक है। नोबेल गैसों के नाम लिखो, ये ऐसे बोल सकता है, या फिर अक्रिय गैसों के नाम लिखो, ये ऐसे बोल सकता है। देखो हीलियम, मैंने आपको हीलियम बताया था, हीलियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है He होता है, ये संकेत क्या होता है He होता है। अच्छा, आपको इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, परमाणु क्रमांक अभी बता के आया हूँ यार, अभी 2 होता है इसका, क्या 2। हाइड्रोजन के बाद क्या होता है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है, ठीक है। उसके बाद नियान Ne का परमाणु क्रमांक कितना है, अभी आपको बताया नियान Ne, ठीक है। नियान का होता है 10, ठीक है, क्या होता है 10 Ne, याद रखना प्यारे बच्चों। आर्गन, ये भी क्या है, एक अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस, ये क्या है आर्गन में क्या होता है परमाणु क्रमांक Ar 18, ठीक है। Ar देखो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है Ar और परमाणु क्रमांक 18। कैप्टान, ये शायद आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या है अक्रिय गैस है, ठीक है। कैप्टान Kr होता है। जेनान Xe होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और रेडान Rn होता है। ये सारी क्या है अक्रिय गैस है। बस इतना आपको बेसिक में याद रखना है इस चैप्टर को जानने से पहले। तो चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो आज का हमारा लेक्चर नंबर क्या है 1 है, और चैप्टर का नाम हमने यहाँ पर प्रॉपर बढ़िया तरीके से लिख रखा, बेहतरीन तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो सबसे पहले वही जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। अच्छा, कक्षा 9वीं में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कक्षा 9वीं में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो उसको भी साथ में ले लेंगे। देखो रासायनिक का मतलब, देखो रासायनिक परिवर्तन कहाँ पर होगा, जहाँ पर सड़ना गलना या इस तरह का शब्द यूज आएंगे, सड़ना गलना या दहन होना या किण्वन होना आदि शब्द आएंगे, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ये हमको कैसे पता लगेगा, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो पहले आप जान जाइए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जानिए। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते, उसे रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिसमें अभिकारक से, जिसमें देखो अभिकारक से क्या बना सकते हैं, उत्पाद बना सकते हैं, परंतु उत्पाद अगर एक बार बन गए, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, एक बार प्रोडक्ट बन गए, उस प्रोडक्ट से दोबारा जो वस्तु यानी अभिकारक था उसको दोबारा नहीं बना सकते। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर मैंने उदाहरण लेकर के आया हूँ। देखो कैसे, उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या हमारा दे रखा है, कागज़ का जलना। कागज़ का जलना क्या है, अभिकारक, ठीक है। अब ये कागज़ को हमने जला दिया, अब ये जो आया जला हुआ कागज़, ये बन गया उत्पाद। अब कागज़ जलने के बाद क्या बन जाता है, राख बन जाता है। क्या राख से आप कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। इस प्रकार के परिवर्तन क्या हो जाएंगे, हमारे रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर सड़ना, गलना या दहन होना, इस प्रकार के शब्द हैं, वहाँ पर कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। बच्चों कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसको जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख दूँ, जैसे एक और उदाहरण हम लेकर के आए आप लोग के लिए, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। मोमबत्ती को आप जला देते हो, ठीक है। अब जब मोमबत्ती को जलाते हो, मोमबत्ती क्या है, अभिकारक है। अभी मोमबत्ती क्या है, पहले जो अभिकारक है। अब जली हुई मोमबत्ती क्या है, उत्पाद। अब जल गई मोमबत्ती, और जली हुई मोमबत्ती से जो पहली मोमबत्ती थी वैसे बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते प्यारे बच्चों, क्या है, नहीं बना सकते हम लोग। इसलिए क्या है, ये सब क्या है, बहुत ही सॉरी रासायनिक परिवर्तन, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मैं आपके लिए बढ़िया सॉलिड एकदम अच्छे से लिख करके लाया हूँ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते, ठीक है। परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते हैं, उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कागज़ को अगर एक बार जला दिया, अब राख बन गई अगर, तो राख से दोबारा हम कागज़ नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो कैसा परिवर्तन प्यारे बच्चों, बताइए आप, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन बोलो या अभिक्रिया बोलो। कैसी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, अब आपके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, बताओ प्यारे बच्चों। अगर आपके पास दूध है, उससे आपने दही बना दिया, आपके पास दूध है, आपने क्या बना दिया। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन है, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, बताइए। अगर दूध है आपके पास, ठीक है, अगर दूध से दही बन गया तो दूध से दही बनने के बाद में क्या दही से आप दूध दोबारा बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन है या इस प्रकार का केस है तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। मैंने आपको अभी बताया। अब देखो याद रखना, इसको भी उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो। मैंने 2 उदाहरण लिख कर लाया हूँ, आप इसी तरह काफ़ी सारे उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, अब दूध है, दूध से दही बन गया तो क्या प्यारे बच्चों दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते यार, लाडलो नहीं बना सकते। इसीलिए तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार काफ़ी सारे उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आपको रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स है, तुरंत कमेंट करो। ये समझो कि आपके कमेंट आएगा, मैं जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखो, देखते हैं क्या भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन नाम आप लोगों ने कक्षा 9 में सुना होगा और ये अभिक्रिया नाम अभी सुनने होंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको एकदम से स्पष्ट करूंगा, पहले आप इतना सीखिए। आप लोग सीख चुके कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देखना। उसमें क्या था, अभिकारक से उत्पाद बना सकते थे और उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अभिकारक उत्पाद बना देंगे और उत्पाद से भी अभिकारक बना देंगे। कैसे, देखो ध्यान से देखना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद, देखो अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं तथा उत्पाद से भी क्या बना सकते हैं, अभिकारक बना सकते हैं प्यारे बच्चों। उत्पाद से भी क्या अभिकारक बना सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। उसे भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर देखो अभिकारक है, मान लो ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है। ये क्या है, अभिकारक है, और यहाँ पर क्या है, उत्पाद है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर मान लो उत्पाद है, प्रोडक्ट है कोई, ठीक है। यहाँ पर उत्पाद, यहाँ पर अभिकारक है, यहाँ पर उत्पाद है। अगर आपको अभिकारक से आपने उत्पाद बना दिया और इससे भी इसको भी बना सकते हो, यानी कि इसकी परिभाषा क्या लिखो, भौतिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं तथा उत्पाद से भी अभिकारक बना सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखो, कागज़ का काटना यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कागज़ का काटना, ठीक है। कागज़ क्या है,
पहला उदाहरण मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे पहला उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, बाल का काटना। बाल क्या हमारा बाल अभिकारक है। अब बाल को काट दे तो कटे हुए बाल है ना, तो वो उत्पाद बन गए। तो दोनों बाल ही तो हैं प्यारे बच्चों, सोना थोड़ी ना बन गया। अच्छा, बाल काटने पर सोना बन जाए, बाल काट दिए सोना बन गए वो बाल, कटे हुए बाल, ऐसा थोड़ी, बाल ही तो हैं प्यारे बच्चों। तो आपके लिए मैं शॉर्ट भी लेके करके आया हूँ। शॉर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्या दिखाई दे रहा है, देखो रासायनिक के लिए मैं शॉर्ट विधि क्या लेकर के नोट NOT करके इसको नोट कर लेना कि आपको पहचानने में मदद करेगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले ये उदाहरण देख लेते हैं। कागज़ का काटना। अगर आपने मान लो कागज़ को काट दिया, आपके पास ये कागज़ है, ये कागज़ है, ठीक है। आपने इस कागज़ को क्या कर दिया, ऐसे फाड़ दिया या, ठीक है। तो ये कागज़ तो कागज़ ही है ना, सोना थोड़ी ना बन गया है। तो इसलिए क्या पर कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देख लो, कागज़ क्या है, अभिकारक है। कटा हुआ कागज़ भी उत्पाद है, उत्पाद से अभिकारक बना सकते हैं क्योंकि दोनों तो कागज़ ही है, दोनों भैया, वो कटा हुआ कागज़ है, ठीक है। दोनों कागज़ ही तो हैं। तो इनके लिए मैं शॉर्ट NOT करके नोट लिख करके आया। उस नोट से आप लोग देख लेना क्या नोट है वह। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, जहाँ पर सड़ना, गलना, दहन होना या किण्वन का मतलब मैं आपको बताऊंगा आदि आए, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कह दूँ मोमबत्ती का जलना, अगर जलना कहूँगा तो क्या आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया आ जाएगी। अगर पिघलना कहूँगा तो क्या आ जाएगा, भौतिक अभिक्रिया आ जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर पिघलना शब्द यूज लूँ मैं तो समझ लेना कि भौतिक परिवर्तन है। अगर जलना शब्द यूज ले लूँ तो समझ जाना कि रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और भौतिक अभिक्रिया के लिए मैंने शॉर्ट निकाली, जहाँ पिघलना या वाष्पीकरण या संघनन तथा ऊर्ध्वपातन तथा किसी वस्तु का काटना। देखो, काटना, यहाँ मैंने अपने कागज़ को काटा था, किसी वस्तु को काटना भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये शॉर्ट कट ट्रिक है, आप लोग इसको याद रखना। आशा करता हूँ आपको ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ गए हों, देखो रासायनिक अभिक्रिया को कुछ संकेत है प्यारे बच्चों, उस संकेतों को देखते हैं। उनको व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों की आवश्यकता पड़ती है, उनको ज़रा ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आगे क्लास को और बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। चलो, तो उनको और आगे बढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखना। तो क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए भौतिक संकेत, यानी कि रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसको भी मैं पहले समझा दूं आपको, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण, लेकिन रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए कुछ भौतिक संकेत है, ठीक है। भौतिक संकेत लिखे जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ उदाहरण, ठीक है, तो जैसे लिख दो Mg प्लस का O2 क्या हो जाएगा, MgO। ये आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, रिएक्शन कैसे करी जाती है। Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं संकेतों को एवं सूत्रों को सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना। देखो, संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त में है छोटा। अगर मैं इसको लिखूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और तीर का निशान बनाऊँ, तीर का निशान क्या दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है बच्चों। फिर बनाऊँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कितना लंबा लगेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ है। अगर इसको अधिक सूचनापूर्ण बना कि ये मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, तो कैसे बना, ये मैग्नीशियम में जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, एस का मतलब क्या है, सॉलिड, ये क्या है, ठोस है। वही भौतिक संकेत यहाँ पर मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। देखो, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए भौतिक संकेत, भौतिक संकेत में पहला संकेत है एस का मतलब क्या है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस। अगर मैं जैसे ये लिखा है तब तो मान लो Al है, ठीक है। Al ऐसे ब्रैकेट में ऐसे एस लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम ठोस है, एल्यूमिनियम ठोस है। ऐसे मैं Mg लिख दूँ, Mg ऐसे एस लिख दूँ तो क्या, एस का मतलब क्या है, एस क्या बताता है कि बस जो है मैग्नीशियम है भैया वो कैसा है, ठोस है, ध्यान रखना, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस, ठीक है। अब ये एल है दूसरा, एल क्या है, एल को बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, ठीक है। अगर मैं मान लो अगर मैं ले लूँ, मान लो यही एल, मान लो Al ले लो, Al के आगे मैं क्या लिख दूँ, L लिख दूँ ऐसे ब्रैकेट बंद करके। तो Al का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, Al का मतलब ही है क्या, लिक्विड फॉर्म की। ये जो एल्यूमिनियम है ये द्रव अवस्था में है, कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। इनका मतलब समझ में आ रहा है आपको, कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये डेल्टा क्या दर्शाता है, ऊष्मा को या गर्मी को। ये जो इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा का चिन्ह बोलते हैं, त्रिभुज मान लो, ये डेल्टा मान लो, त्रिभुज मान लो, ठीक है। इसे त्रिभुज भी, ये त्रिभुज का चिन्ह क्या दर्शाता है, ऊष्मा को या डेल्टा भी कहते हैं इस चिन्ह को, ठीक है। और जी क्या
बताती है? गैस। अगर किसी तत्व के आगे जैसे ये लिखा है, मान लो हाइड्रोजन लिखा है ऐसे, ऐसे लिखा है, तो अगर ऐसे लिख दिया Hg, हाइड्रोजन के आगे H, ऐसे ब्रैकेट के अंदर G लिख दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब H2 लिखेंगे, H2 गैस है, ठीक है। ये G मतलब क्या दर्शाता है? गैस को दर्शाता है। पहले चूँकि किसको दर्शाता है? गैस को दर्शाता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब विलयन यानी जैसे आपने समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण पढ़ा होगी, जैसे शरबत टाइप का नहीं होता, उसमें दो चीज़ें मिली होती। विलयन इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्वस, AQ, ठीक है, विलयन AQ। अगर मान लो MgO लिखा हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसके आगे AQ लिखा हो, तो AQ का मतलब क्या है? जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका क्या? विलयन। विलयन का मतलब क्या होता है? जो हल्का लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, विलयन। और इस तीर का अगर ये किसी उसमें जैसे मैं M लिखा है M और इसके नीचे ऐसे तीर का निशान लगा रिएक्शन के बाद में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब है कि रिएक्शन में मैग्नीशियम के कुछ कण बच गए जो घुले नहीं हैं, ठीक है। और ऐसे तीर का निशान अगर बना दे तो क्या है? गैस। मतलब ऐसे तीर का निशान बना दे तो ये क्या हो जाएगा? गैस होगा। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? गैस होगा। समझ गए आप? तो रासायनिक समीकरण भी समझ गए हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी के रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना देना है कि हमने ये किया था तब जाके ये प्रोडक्ट तैयार हो गया था, ठीक है। जैसे आप लोग मान लो आप लोग पानी खिलाते हो तो आपको पता है ना कि 100 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे, 100 डिग्री से तो पानी खौलने लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या भौतिक संकेत, अगर आप गर्म करते हो रिएक्शन लिखोगे H2 की, तो आप इसमें ये चिन्ह बना दोगे कि उष्मा दी जा रही, तब ये जाके पानी खौल रहा है। इस प्रकार ये भौतिक संकेत बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं प्यारे बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। संतुलित मतलब क्या होता है, असंतुलित मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, इसके दो तीन नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है। संतुलित इसके एक ही नाम है प्यारे, जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या एक ही नाम है। क्या होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण? तो वह समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है? अभिकारकों एवं उत्पादों में अभिकारक इस साइड मान लो ये Mg और प्लस O2, Mg प्लस O2 क्या है? देखो यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है, उदाहरण की सहायता से मैंने पहले ऐसे लिख रखा है, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाऊंगा, ठीक है। संतुलित समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। संतुलित समीकरण क्या है? देखो वह समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो कैसे, ये मैंने मैग्नीशियम लिख रखा है और ये मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो बना क्या? MgO, ठीक है। इनको भूल जाओ अभी, ये अंक क्यों लगे अभी आपको पता चलेगा। देखो तो इस साइड वाले को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? बाईं ओर, उत्पाद क्या होते हैं? दाईं ओर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये क्या है? ये है अभिकारक पूरा, ये क्या है पूरा प्यारे बच्चों? इस साइड जो होते हैं अभिकारक होते हैं, यानी कि जो बाईं ओर होते हैं वो अभिकारक होते हैं, जो दाईं ओर होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं, याद रखना। देखो तो इसमें वही का वह समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। मतलब अगर यहाँ पर 2 मैग्नीशियम ले रखा है 2Mg, ठीक है 2Mg, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 होना चाहिए। देखो 2 मैग्नीशियम है 2Mg और 2 आगे लग जाता है, इसका मतलब इसके भी 2 है। ऑक्सीजन कितने? 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने? 2 है। तो ये मतलब समान होने चाहिए, ठीक है, ये मतलब समान होना चाहिए, तभी से हम रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछ दे तो भैया बताओ, अगर मान लो आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो मैं भी अभी आपको बताऊंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। क्या देख लेते हैं? असंतुलित समीकरण देख लेते हैं प्यारे बच्चों। असंतुलित समीकरण क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसका नाम बहुत एक अपनी आपके NCERT में दे रखा है, ढांचा समीकरण। क्या नाम दे रखा है इसका? ढांचा समीकरण, ठीक है, ढांचा समीकरण इसका। और एक नाम दे रखा है कंकाली समीकरण। क्या नाम दे रखा है प्यारे बच्चों? सॉरी बेटा, कंकाली समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है? कंकाली समीकरण दे रखा है, ठीक है। ये नाम है तुम्हारे NCERT में ही दे रखा है ढांचा। अगर इसे असंतुलित समीकरण भी बोलते हैं, कंकाली समीकरण और ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। आपसे अगर पूछ दे तो ढांचा समीकरण किसे कहते हैं या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कैसे। असंतुलित रासायनिक समीकरण में वे समीकरण हैं होते हैं जिसमें अभिकारकों के बीच
तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो उसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में जो बीज तत्व थे उनके तत्वों की संख्या क्या थी, समान थी। संतुलित रासायनिक समीकरण में असंतुलित में क्या होगी, अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच जो तत्व हैं उनमें क्या होगी, परमाणुओं की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, समान नहीं होगी। क्या होगी, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। और यह ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। देखो ये देखो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1 है, तो ये बात तो गलत है। देखो अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन 1 ही है। नहीं, असंतुलित मतलब सही है, लेकिन अगर इसको संतुलित करना होगा तो ना तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, वो संतुलित करना सीखेंगे कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है इसका, क्या है पहले जो उदाहरण है। ठीक है, तो यही देखो इनके बीच में तत्वों की, अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तत्वों की संख्या समान ना हो, तो समान है कि इनके बीच में तत्वों की संख्या, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, चलो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या तत्वों की संख्या समान नहीं है। जब समान न हो तत्वों की संख्या तो क्या होगी, वो असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण होता है। याद रखना है आप लोगों को प्यारे बच्चों। ठीक है, Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, मैंने आपको अभी परमाणु क्रमांक बताए थे, तत्वों के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं आपको बता देता हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। भाई अब देखो जो संतुलित रासायनिक समीकरण था हमको संतुलित करना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करना पड़ेगा, उसका भी एक सॉलिड रीजन है प्यारे बच्चों। क्या सॉलिड रीजन है, संतुलित करना पड़ेगा। अगर आपने संतुलित नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कौन कहते हैं, एंटोनी लेवोजियर भाई साहब हैं। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो ये हमारे भाई साहब थे कौन, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, कहा था भैया कि उन्होंने एक नियम भी दिया, अब ध्यान से देखना, मैं नियम भी लिख करके लाया हूँ। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए। भाई अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेंगे, जो कि गलत बात है प्यारे बच्चों, जो कि क्या है, गलत बात है। रासायनिक समीकरण का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, रासायनिक समीकरण का जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ा रहेगा। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। किसने दिया था, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था प्यारे बच्चों। किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। कितने सन में दिया था, सन 1777 ईस्वी में दिया था। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। देखो अब क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो आपको ये पता चल गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अगर आपसे कोई इतना पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप लोग कहोगे बच्चों, क्या कहोगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब कोई पूछ देगा भैया ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये कौन सी बाला है, इसको भी बताइए। तो आप बता दो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ऊर्जा को आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊर्जा को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, ना उसे बर्बाद कुछ नहीं किया जा सकता, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का ना ही तो विनाश किया जा सकता है, ना ही तो उसका निर्माण किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों क्या, दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है प्यारे बच्चों। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। क्या दिया था, किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ आपका। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताऊंगा। ठीक है, ये अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज जान लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आप लोग भी बताइए आज हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो पहली बात तो हम लोगों ने तत्वों के प्रतीक चिन्ह देखे हैं। क्या, तत्वों के प्रतीक चिन्ह या संकेत जिसे बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह या संकेत भी उसे बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, संकेत बोलते हैं, संकेत भी बोलते हैं, तत्वों के प्रतीक चिन्ह या संकेत। ठीक है, संकेत और उनके परमाणु क्रमांक देखे, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी देखा है, कितने 30 तक के देखे थे प्यारे बच्चों, 30 तक। ठीक है, पूरे और देखें तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है प्यारे बच्चों, जिसमें से कितनी 92 धातुएं और अधातुएं कितनी है, 22 धातुएं प्यारे बच्चों। ये इस अभी देखा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे किसमें, कि रासायनिक परिवर्तन में आ गए थे प्यारे बच्चों। हम किस में आ गए थे, रासायनिक परिवर्तन,
क्या रासायनिक परिवर्तन में आ गए थे प्यारे बच्चों, किस में आ गए थे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। परिवर्तन तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसके बाद ये पढ़ा पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखो जिसमें अभिकारक, अभिकारक ये क्या है, इधर होते हैं अभिकारक, पूंछ साइड ये देखो ये तीर है, और इधर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं प्यारे बच्चों। ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अभिकारक होते हैं बाईं ओर प्यारे बच्चों, ध्यान रखना बाईं ओर होते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं, दाईं ओर होते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ होते हैं, दाईं ओर होते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है, कि अभिकारक कहाँ होते हैं, बाईं ओर होते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं, दाईं ओर होते हैं, ठीक है। तो उत्पाद क्या होते हैं, दाईं ओर होते हैं। देखो अभिकारक, जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते, वो क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उसे, ठीक है। और इसको हमने शॉर्टकट में बताया था, जहाँ पर सड़ना, गलना इस प्रकार के शब्द आ जाए तो वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जलना ये सब क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद भौतिक परिवर्तन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन या परिवर्तन या अभिक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हम लोगों ने पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा और भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया पढ़ा, ठीक है। इसमें भी क्या पढ़ा, जिसमें क्या अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से भी अभिकारक बना सकते हैं। जैसे हमने कागज़ लिया था, कागज़ को काट दिया, कागज़ को काटने पर तो है ही, तो वो कागज़ ही तो है, सोना थोड़ी ना है। तो यानी कि क्या है, वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों। कैसा परिवर्तन है, सॉरी वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों। कैसा, सॉरी बेटा मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया। क्या, जैसे हमने कागज़ लिया था, कागज़ को काट दिया था, अब कटा हुआ कागज़ क्या है, कागज़ और कटा हुआ कागज़, वो कागज़ दोनों कागज़ ये तो हैं, ठीक है, उसके रंग रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे समझो, जब आप ऐसे समझो इनको कैसे पहचानेंगे हम लोग कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है इसमें कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा, ठीक है। भौतिक का मतलब होता है कि जिस बाहरी रंग रूप, भौतिक का मतलब क्या होता है, बाहरी रंग रूप। जैसे आप लोग अपने भैया के लिए बहू देखने गए, ठीक है, तो मेकअप करके बढ़िया बैठती हैं लड़कियां आजकल, ठीक है, तो मेकअप करके बैठी होंगी, तो उनका बाहरी रंग रूप आपने देख लिया कि बहुत, जब अंदर जो अंदर का रंग रूप होता है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, और जो बाहरी रंग रूप होता है वो भौतिक परिवर्तन हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है, हमको बाहर से देखो कागज़ को हमने फाड़ा, तो कागज़ को फाड़ने के बाद तो वो कागज़ तो ही है, ठीक है। जैसे चाक है, चाक को हमने पीस दिया ऐसे, तो क्या है, चाक क्या है, चाक का पीसना क्या है, भौतिक परिवर्तन ये तो है भाई। वो चाक के डेला थे, अब उनको पीस दे तो क्या बन जाए, वो मिट्टी टाइप की बन जाएगी, ठीक है, डस्ट बन जाएगी, है तो वो चाक ही ना, ठीक है। समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण ये पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे सीखेंगे उनको, कैसे संतुलित करते हैं, और बहुत सारे कराएंगे आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो याद रखना अगले लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है। तो बाय बाय, टाटा। आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।